Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. देखिए G6PD शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास जो G6PD डेफिशिएंसी है, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर होता क्या है कि देखें, जो हमारे पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो रन कर रहे हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है वो रन कर रहे हैं, ओके। अब रेड ब्लड सेल जो है बाई कनकेव शेप होते हैं, ये रन कर रहे हैं। अब जो होती है इसको, इसके अंदर जो होती हैं ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस लगती है इसको, ठीक है। उससे क्या मुराद है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, कि कुछ जो होते हैं ब्लड जो इसके अंदर होते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कौन से होते हैं हमारे पास, H2O2, ठीक है। H2O2, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन एटम हो सकता है, ठीक है। या हमारे पास और क्या हो सकता है, H2O2 ऑक्सीजन एटम हो सकता है, या हमारे पास हो सकता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो ये हमारे ये जो होते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब जो फ्री रेडिकल्स हैं रेड ब्लड सेल के अंदर, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये जो होते हैं अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगाते हैं। इट मीन कि ये जो होते हैं इसको स्ट्रेस लगाते हैं रेड ब्लड सेल को। तो अब इससे प्रिवेंट करने के लिए रेड ब्लड सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के पास एक एंजाइम है ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन क्या करता है, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इनको क्या कर देता है, इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास ये है हमारे पास फ्री रेडिकल्स रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर एग्जांपल ये H2O2 है। अब इसको जो है ग्लूटाथायोन क्या करता है, इसको फ्री रेडिकल को H2O2 ग्लूटाथायोन आता है और ये जो फ्री रेडिकल हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इनको वाटर में चेंज कर देता है, ओके। अब ये करता कौन है, ये करता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एंजाइम होता है, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन होता है इसकी कौन सी फॉर्म होती है, इसकी जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। जब इनको जो होता है न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो ये खुद जो होता है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, खुद किस फॉर्म में चला जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो ये आपने याद रखना, खुद ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है ग्लूटाथायोन, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीडाइज इसकी फॉर्म होती है, ये इसकी जो फॉर्म होती है ये वाली इनएक्टिव फॉर्म होती है। बट इसको वर्क करने के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए, इसको वर्क करने के लिए ये हमारे पास जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म चाहिए, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये फ्री रेडिकल जो हमारे पास है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको कौन सी फॉर्म चाहिए, रिड्यूस फॉर्म चाहिए। बट जब ये अपनी जो होती है एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, जब फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करता है, तो अब ये जो होती है इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब इसको दोबारा एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए इसको चाहिए NADPH, ठीक है। इसको क्या चाहिए, NADPH। NADPH जो होता है वो इसको जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या होता है, इसको कन्वर्ट करवा देता है रिड्यूस फॉर्म में। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है, ये वाली हमारे पास रिड्यूस फॉर्म होती है, ये दोबारा एक्टिव हो जाती है और फिर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको दोबारा जो होती है वो न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। तो इस तरह जो होता है ये साइकिल चलता है। अब जो NADPH होता है ये कहाँ से आता है, ये हमारे पास जो HMP शंट होता है इसके अंदर, HMP शंट। HMP शंट में क्या होता है, ग्लूकोज हमारे पास जो 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है। ग्लूकोनो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट करवाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम है, वो हमारे पास एंजाइम है G6PD, ठीक है। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो G6PD है ये HMP शंट में यूज होता है। जो रेड ब्लड सेल के अंदर HMP शंट चलता है उससे जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर, ओके। अब इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, ये एंजाइम होता है G6PD। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो एंजाइम होता है, अब इसके बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो होता है ये हमारे पास इधर होता है NADPH। क्या होता है, NADPH, NADP, ठीक है। NADP, NADP को कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, NADPH के अंदर बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये जो NADPH होता है, अब ये NADPH कहाँ से बन रहा है, ये इसका जो बाई प्रोडक्ट है ग्लूको G6PD का, G6PD का, ठीक है। G6PD
G6PD का क्यों कौन सा क्या बाई प्रोडक्ट में बनता है, इसका जो बनता है वो NADPH, ठीक है, NADPH बनता है। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, NADPH बनता है। अब ये जो NADPH है, ये क्या करता है, ये ग्लूटाथायोन की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करवा देता है ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं G6PD डेफिशिएंसी, अब इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है G6PD, बेसिकली इसकी जो होती है हाफ लाइफ कम होती है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर जो होती है, इसके अंदर जो जीन होती है, जो G6PD की प्रोडक्शन कर रही होती है, वो क्या होती है, वो जो एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, ये वाला हमारे पास G6PD एंजाइम, इसकी हाफ लाइफ कम होती है, इसकी डिस्ट्रक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होगा ये अवेलेबल नहीं होगा, ये एंजाइम की जो होगी वो G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, देखें, ये देखें, G6PD जो एंजाइम होगा इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, इसके जो बाई प्रोडक्ट में NADPH बन रहा था, NADPH बन रहा था, ठीक है, NADPH। अब ये जो होगा इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये भी कम हो जाएगा। जब G6PD कम होगा तो NADPH कम होगा, जब NADPH कम होगा तो फिर क्या होगा, ग्लूटाथायोन जो होगा वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगा, तो ग्लूटाथायोन किस फॉर्म में होगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे पास H2O2 वगैरह फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये जो होंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लाइक स्ट्रेस लगाएंगे जो भी रेड ब्लड सेल के ऊपर, उसको जो होंगे वो डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल। तो ये देख ली, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, G6PD डेफिशिएंसी के अंदर जो एंजाइम होता है G6PD, इसकी जो होती है वो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये वाले एंजाइम की जो है डेफिशिएंसी है। जब G6PD की डेफिशिएंसी है तो फिर क्या होगा, NADPH इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी तो अब ये जो हमारे पास है ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगी। जब ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगी तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्री रेडिकल है H2O2, ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। जब ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगाएंगे किसके ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर। जब उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो उनकी जो होगी वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगी वो डीनेचर कर देंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन को डीनेचर कर देंगे। तो ये इसके अंदर जो होती है मेन प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जो होती है G6PD डेफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। तो देखें, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होती है हाफ लाइफ जो होती है G6PD की, उसकी वो कम होती है। जब वो कम होगी तो इसकी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी। जब डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी तो अब इसकी जो होगी ब्लड बॉडी के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल नॉर्मली जो होते हैं एक्सपोज होते हैं। तो एक अपने पॉइंट याद रखना, नॉर्मली रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये फ्री रेडिकल जो होते हैं इनसे एक्सपोज होते हैं, ठीक है। बट अब हमारे पास जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो होता है सारा इसका फंक्शन करवाता है, और ये जो होता है, ठीक है, ये देखें, ये एंजाइम होते हैं हमारे पास, जो होता है ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म, ये इसको जो होती है वो न्यूट्रलाइज कर देती है किसको, ये जो हमारे पास होती है H2O2, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। जब इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी तो फिर क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और इन पर्टिकुलर H2O2, ठीक है, H2O2 होते हैं, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगती है, ठीक है। तो ये जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म होगा, ये रिड्यूस फॉर्म जो होगा हमारे पास, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, H2O2 को। बट ऑक्सीडाइज होता है इन प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, और ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये इसकी जो होती है इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, NADPH बाय प्रोडक्ट होती है G6PD। जब G6PD जो होता है ये हमारे पास HMP शंट में यूज़ होता है, तो ये इसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, G6PD के इसके बाय प्रोडक्ट में बनता है हमारे पास NADPH, ठीक है, NADPH। और ये जो NADPH होता है ये ज़रूरी होता है कि ये जो होता है रीजनरेट करे, जो रिड्यूस फॉर्म है ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये वाली जो ग्लूटाथायोन है इसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करवा दे किसके अंदर, इसको रिड्यूस फॉर्म के अंदर। ये किसका काम है, ये हमारे पास NADPH का काम है, ठीक है, NADPH का। ओके, तो ये इसको कन्वर्ट करवा दे, ठीक है, ज़रूरी होती है। अब देखें, अगर किसी के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर NADPH कम बनेगा। जब NADPH कम बनेगा तो रिड्यूस जो ग्लूटाथायोन होगा वो जो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा जो हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिड्यूस ग्लूटाथायोन उसका लेवल कम होगा, ठीक है। तो ये कम बनेगा जब रिड्यूस फॉर्म कम होगी, मीन के ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म नहीं बनी, ठीक है, ये कम होगी। जब ये कम होगी तो ऑक्सीडेटिव इंजरी लगेगी, हमारे पास जो H2O2 होते हैं ये
डिस्ट्रॉय करवा देंगे रेड ब्लड सेल को। जब उसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे करवा रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस हो रही है। कौन सी हिमालसिस हो रही है, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस हो रही है, ठीक है। प्री डोमिनेंटली किस हिमालसिस होगी, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होगी, ओके। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस भी होती है, बट वो जो होती है वो एज कम्पेयर टू इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस वो कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं प्री डोमिनेंटली जो होती है इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होती है। अब जो G6PD के दो मेजर वेरिएंट होते हैं हमारे पास, एक अफ्रीकन वेरिएंट होता है और एक मेडिटेरियन वेरिएंट होता है। जो अफ्रीकन वेरिएंट होता है इसके अंदर क्या होता है, G6PD की हाफ लाइफ जो होती है वो माइल्डली जो होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होने की वजह से माइल्डली जो होता है उनको जो होता है वो अनीमिया होता है। बट जो मेडिटेरियन वेरिएंट होते हैं उनके अंदर हाफ लाइफ जो होती है वो मार्कली जो होती है वो रिड्यूस की होती है, और जिसकी वजह से उसको जो होता है उनको जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगने की वजह से मार्क इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होता है। तो उसके अंदर जो होता है हमें वो सिम्टम्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन जो पीपल होते हैं, जो मेडिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर हमें सिर्फ सिम्टम्स ज़्यादा शो होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस लगती है, जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगेगी सेल को, ये देखें ये सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगी है तो सेल के पास क्या पड़ा हुआ, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल है, तो ये सारे डीनेचर हो जाएंगे। जब डीनेचर हो जाएंगे तो ये एक ना जो इधर ना ये वाले एक प्रेसिपिटेट कर देंगे, ये सारी हीमोग्लोबिन जो कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन, इसे हम कहते हैं हेंस बॉडी, इसको क्या कहते हैं, हेंस बॉडीज, हेंस बॉडीज। अब हमारे पास यहाँ से जब ब्लड आएगा और ये स्प्लीन से पास करेगा, तो आपको पता है स्प्लीन के अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का एक फंक्शन होता है कि जो भी हमारे पास अब नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनको जो होता है करेक्ट करवाना या उनको डिस्ट्रॉय करवा देना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जब ब्लड बेस्ड सेल आएंगे तो इनके पास देखें इसको, ये स्प्लीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल से पास कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल और इनके पास ये होती है हैंड्स बॉडीज। और मैक्रोफेजेस जो एपिथेलियम इधर होती है तो इधर मैक्रोफेजेस पड़े होंगे इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर, और ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो होंगे हैंड्स बॉडीज हैं, ये अब नॉर्मल सेल के अंदर जो होगा वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो मैक्रोफेजेस होंगे इसको जो होगा वो रिमूव करवा देंगे इस पार्ट को रेड ब्लड सेल के। जब रेड ब्लड सेल के इस पार्ट को रिमूव करवा देंगे तो अब रेड ब्लड सेल किस तरह का हो जाएगा, अब रेड ब्लड सेल जो होगा वो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इसकी ना वो बाइट एक ले लेंगे, ठीक है, एक मैक्रोफेजेस एक इसकी बाइट ले लेंगे, उसे हम कहते हैं बाइट सेल। तो ये जब एक बाइट इधर से एक बाइट वो ले लेंगे और ये सेल का स्ट्रक्चर इस तरह चेंज हो जाएगा, तो इस सेल को हम कहते हैं बाइट सेल। तो देखें दो प्रॉब्लम इसके अंदर होती है, ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस लगती है तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो प्रेसिपिटेट करती है, जब वो प्रेसिपिटेट करती है तो वो हेंस बॉडीज की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, वो जो होती है हेंस बॉडीज बन जाती है सारी हीमोग्लोबिन मिलकर प्रेसिपिटेट होने की वजह से, ठीक है। और जब ये हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये पास करते हैं उसके अंदर स्प्लीन के अंदर, तो क्या होता है कि मैक्रोफेजेस एक जो होती हैं वो जहाँ पे वो प्रेसिपिटेट की होती हैं इनके अंदर वो हीमोग्लोबिन उसको जो होती है वो बाइट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइट सेल। तो ये देखें इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, इसे हम कहते हैं बाइट सेल। तो ये देखें हमारे पास ये है रेड ब्लड सेल ना, रेड ब्लड सेल अब इनकी जो होती है ये जो मैक्रोफेजेस ने ये बाइट लिया हुआ, ठीक है, ये बाइट, तो इसे हम कहते हैं बाइट सेल, ओके, इसे हम कहते हैं बाइट सेल। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, बाइट सेल, ओके, बाइट सेल। अब ये जो होती है हमने देखा कि रेड ब्लड सेल के अंदर होती है हिंज बॉडीज पड़ी हुई है, ठीक है, ये हिंज बॉडीज हैं, तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना, प्रेसिपिटेट की हुई है, ओके। अब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये हर टाइम G6PD डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट होते हैं, G6PD डेफिशिएंसी वाले जो एंजाइम वाले पेशेंट होते हैं, अब इनको हर टाइम इनको अनीमिया नहीं हो रहा होता, ठीक है, हिमोलिसिस हर टाइम नहीं होती, बट कुछ ऐसे इनके ट्रिगर्स हैं जिससे फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर क्या होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वो ज़्यादा होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इनको जो होती है वो इनको हिमोलिसिस होती है। तो वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो ड्रग्स हैं इसमें कौन इंक्लूड इन्फेक्शन, जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में क्या होता है फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक है। जब फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसकी वजह से उनको हिमोलिसिस होगी, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं, अब ड्रग में कौन सी है, प्रीमा क्वीन है, ठीक है, ये हमारे पास जो प्रीमा क्वीन है एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये जो एंटी मलेरियल ड्रग है, किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, अब मलेरिया में हम जो है प्रीमा क्वीन अगर देंगे तो अगर किसी को G6PD की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या होगा, उसको हिमोलिसिस होगी, हिमोलिसिस होगी। जब उसको हिमोलिसिस होगी तो उसको उससे अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ड्रग लेंगे तो ड्रग के बाद उनको जो है हिमोलिसिस होने की वजह से उनको जो है अनीमिया हो जाएगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, उनको अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ जो सल्फा ड्रग्स हैं, जैसे हमारे पास सल्फोनामाइड वगैरह है, ठीक है, सल्फा ड्रग्स हैं, ओके, सल्फा ड्रग हैं, जो जब भी ये पेशेंट लेंगे सल्फा ड्रग तो उनको जो है वो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, उनको हिमोलिसिस होगी। सल्फा ड्रग्स हैं, डेप्सन है, और हमारे पास फेवाबीन है, और एक आपने और ड्रग याद रखनी है आइसोनियाजाइड, आइसो
नियाज़ाइड, ये हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, एंटी टीबी। ठीक है, तो अगर कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस है और उसमें हम जो है आइसोनियाज़ाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उन पेशेंट को भी जो होगा वो जब ये ड्रग यूज़ करेंगे तो उनको जो होगा वो G6PD डेफिशिएंसी की वजह से उनको जो होगा वो जो होगा उनके फ्री रेडिकल जो होंगे वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। जब वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो उनको जो होगा वो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने पॉइंट याद रखने। अब ये जो हैंस बॉडीज़ बनती हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये रिमूव हो जाती हैं, जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होते हैं ये इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है वाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब प्रीडोमिनेंटली इसकी जो हिमालसीज होती है वो इंट्रावेस्कुलर हिमालसी होती है। तो जब भी देखें इंट्रावेस्कुलर हिमालसी, जब भी इंट्रावेस्कुलर हिमालसी होगी तो रेड ब्लड सेल जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन उससे रिलीज होगी। और ये जो हीमोग्लोबिन होगी ये ब्लड के अंदर, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है ये वाली। ठीक है, ब्लड वेसल है, तो ये हीमोग्लोबिन होगी, ये किसके साथ मिलेगी, ये हीमोग्लोबिन आके मिल जाएगी हमारे पास जो हेप्टोग्लोबिन होगा। ठीक है, हेप्टो हेप्टोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी। अब ये हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो ब्लड के अंदर हेप्टोग्लोबिन का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। हेप्टोग्लोबिन का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन इधर से जो होगी इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होने की वजह से ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनीमिया। हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिनीमिया होगा। ये जो हीमोग्लोबिन होगी ये जब इधर से किडनी में जाएगी, ठीक है, तो ये किडनी से आगे यूरिन में जाएगी। ये यूरिन में जाएगी तो उनका जो है यूरिन का कलर भी चेंज हो जाएगा, रेड कलर का यूरिन हो जाएगा। तो इससे हम हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर आ रही है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हेप्टोग्लोबिन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, अटैच हो जाता है और इसकी वजह से इसका लेवल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिनीमिया होगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। ठीक है, अब एक कुछ वी जो होगा, एक वीक के बाद ये जो होगा हमारे पास, जैसे ही हीमोग्लोबिन आएगी इसके अंदर जो किडनी के अंदर, जब किडनी के अंदर हीमोग्लोबिन आएगी तो ये जो हम नेफ्रॉन की जो एपिथीलियम होती है ये इसको जोगी इसके अंदर, इसको जोगी वो इंगल्फ कर लेगी। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर चली जाएगी। जब इसके अंदर जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन इधर टूटेगी और कुछ टाइम के बाद इनकी जब शेडिंग होगी, ठीक है, जब इनकी शेडिंग होगी, जो हमारे पास एपिथीलियम होते हैं नेफ्रॉन की लिमिनल साइड पे लगे होते हैं, जब इनकी शेडिंग होगी ये यूरिन के अंदर आएंगे तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्योंकि आयरन होती है तो इनके अंदर जो होगी वो आयरन होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हीमोसिडिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया। ठीक है, तो देख लें इनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है हीमोसिडिन यूरिया हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ये वीक के बाद होता है। ठीक है, जब उनको अटैक आता है, जब उनको हीमो जो G6PD डेफिशिएंसी की वजह से कोई वो लाइक ड्रग लेते हैं या फिर वो बीन वगैरह होते हैं, जो बीन होते हैं, ठीक है, वो लेते हैं, उसके बाद उसको अनीमिया होता है, उसके एक वीक के बाद उनके यूरिन के अंदर हीमोसिडिन यूरिया भी मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद उनको जो होता है अटैक के बाद उनको क्या होता है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। और इसको जो कि वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसी होने की वजह से इनको जो थी माइल्डली माइल्डली जॉन्डिस होगी। ठीक है, जो कि सीवियर जॉन्डिस नहीं होगी, इनको माइल्डली जॉन्डिस होगी। ओके, तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है। अब इसका जो टेस्ट है वो क्या करवाना है, सबसे पहले आपने इधर याद रखना है जो हमारे पास डायग्नोज किस तरह बनानी है, तो हम टेस्ट कौन से करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने CBC करवानी होती है। ठीक है, CBC, जब इसका CBC करवाएंगे तो हमें कौन सा नॉर्मोसिटिक अनीमिया मिलेगा। ठीक है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा और इसके अंदर इंक्रीज जो होगा रेटिकुलोसाइट काउंट होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज किया होगा, नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा। जब भी बोन मैरो के आउटसाइड जो होती है वो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो होता है रेटिकुलोसाइट काउंट होता है वो इंक्रीज़ किया होता है। अब जो होती है ये हमारे पास इंक्रीज़ किया होता है और उसके जो सेल का साइज होता है वो भी नॉर्मल होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो नॉर्मल सेल्स होंगे बट सेल इसके अंदर रेड ब्लड सेल कम होंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ किया होगा। फिर उसके बाद हम इसका जो पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या मिलेगा, हमें जो होगा वाइट सेल मिलेंगे, वाइट सेल मिलेंगे और हेंस बॉडीज मिलेंगी, हेंस हेंस बॉडीज मिलेंगी, वाइट सेल मिलेंगे, हेंस बॉडीज मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जब इसका जो था कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है एंजाइम जो होता है लेवल चेक करना होता है। हमने एंजाइम लेवल चेक करते हैं,
G6PD, ठीक है, G6PD। अब ये जो G6PD है हमने चेक करना होता है इनके अंदर। तो जो G6PD होता है ये कब चेक करते हैं, ये हम जो होता है कुछ वीक के बाद होता है, जब उनको अटैक होता है, जब इसकी जो होती है अटैक है कुछ वीक के बाद हमने चेक करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे टेस्ट। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में जो ऑफेंडिंग जो हमारे पास एजेंट होते हैं उनको जो होता है वो स्टॉप कर दो। ठीक है, और अब जो होता है ऑफेंडिंग एजेंट को स्टॉप करो, जो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करो। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका अगर लाइफ से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, अगर सीवियर किसी को हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं इसके अंदर।